हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं छाई है दीवानगी का एपिसोड 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। सोच रही हूँ एक बहू ले आऊं, आप लोग क्या कहते हैं? सुबह के 8 बज रहे थे जब नाश्ते की मेज पर चाय कप्स में डालते हुए जीनिया ने जिक्र छेड़ा। ख्याल तो अच्छा है, तुम दोनों क्या कहते हो? सिकंदर ने मुत्तफिक होते हुए अमन और जावियर को देखा। अमन तो उनकी जानिब मुतवज्जा था, जबकि जावियर नाश्ते से इंसाफ करने में ऐसे मसरूफ था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक बहू या दो? अमन ने सवालिया नजर से जीनिया को देखा। अगर तुम दोनों राजी होगे तो दूसरी भी ले आएंगे। जेनिया मुस्कुराती कोई केटल टेबल पर रखकर कुर्सी संभाल चुकी थी। पहले किसकी करवाएंगी? अमन का खुशगवार मूड मजीद खुशगवार हुआ। जावियर की। जेनिया ने चूर निगाहों से जावियर को देखा। वो जो खुद को गुफ्तगू से लाताल्लुक जाहिर कर रहा था, उसका हाथ अपना नाम सुनते ही रुक गया। क्या कहा आपने? उसने जेनिया की तरफ देखा तो वो उस पर फौरन निगाह से हटा गई। वही जो तुमने सुना। जेनिया ने अपनी प्लेट में हाफ फ्राइड एग निकालते हुए काफी सुकून से कहा था, जबकि दिल में कहीं न कहीं वो इसके रद्द अमल से डर भी रही थी। वो इतना बेवकूफ तो नहीं था ताकि वो कुछ ना समझता। शादी का जिक्र सुनकर उसका ख्याल घर में होने वाले इस नए इजाफे की तरफ जरूर जाना था। मेरी शादी? खिलाफ तवक्का वो हल्का सा हंसा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए अब। मेरी शादी क्यों हो जानी चाहिए? अमन भी तो है। उसने आंखों से अमीन की जानिब इशारा किया और दोबारा नाश्ता करने लगा। अमीन की भी करवा लेंगे, इसकी शादी की इतनी जल्दी नहीं, पहले हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। सिकंदर ने छुरी कांटे से ऑमलेट का टुकड़ा काटते हुए कहा। मैं कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ बाबा? इसकी इस खुशगवार की वजह नूरिया का इस डाइनिंग टेबल पर गैर हाजिर होना था। पता तुम भाग जाओ अपनी असिस्टेंट के साथ। अमीन ने उसको छेड़ा तो वो घूर कर उसे देखने लगा, जबकि सिकंदर साहब भी हंस दिए। असिस्टेंट के साथ क्यों? जेनिया ने नासमझी से बाप बेटे को देखा। मामा, जावी की असिस्टेंट बहुत खूबसूरत है, आप भी देखेंगी तो दीवानी हो जाएंगी। क्यों, तुम दीवाने हो गए हो क्या? उनकी बात पर अमीन हंस दिया। नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी वाली खूबसूरती मुझे दीवाना नहीं कर सकती। हाँ, इसको सिर्फ स्ट्रेचर पर पड़े मरीज ही दीवाना कर सकते हैं। इसके इस ताजिया अंदाज पर अमीन सिलक गया। पता नहीं क्या मसला है तुम्हें मेरे मरीजों से। जिस दिन तुम मरीज बनकर आए तब पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह आमीन, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे मरीज बने। दर्दाना बेगम डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो अमन ने जबान दांतों तले दबाई। दर्दाना बेगम ने डाइनिंग टेबल के पास आते उन दोनों के माथे चूमे। अल्लाह तुम दोनों को अच्छी सेहत दे और बीमारियों से दूर रखे। आमीन दादू आमीन। लेकिन आपकी बहू और बेटा चलती फिरती बीमारी को मेरे गले में डालना चाह रही हैं। रोक दे इन्हें। दर्दाना बेगम ने कुर्सी संभाली तो जावियर ने उनको अपनी तरफ करना चाहा, मगर ये इसकी गलत फहमी थी कि वो इससे बीमारी से बचा लेंगी। कौन सी बीमारी? दर्दाना बेगम ने सवालिया नजर से उन दोनों को देखा। देख रही हैं इस ड्रामे को? बीवी को बीमारी कह रहा है। सिकंदर ने घूर कर जावियर को देखा। बीवी और बीमारी में कोई फर्क है क्या? सिकंदर के घूरने पर मुस्कुराहट दबाकर उसने काफी संजीदगी से सवाल किया, जैसे वो वाकई दोनों में फर्क जानना चाहता हो। हाँ, बीवी और बीमारी में फर्क होता है, मगर बीवी और आफत में कोई फर्क नहीं। आमी ने इसके इल्म में इजाफा करने वाले अंदाज में कहा तो जेनिया ने उसके कान को अपनी गिरफ्त में लिया। ज्यादा नहीं बोलने लग गए हो तुम? मामा, मैं 27 साल का डॉक्टर हूँ, बच्चा नहीं जिसके आप कान खींच रही हैं। अपना कान छुड़वाकर अमीन ने सहलाया। लेकिन तुम दोनों मुझे अभी भी बच्चे लग रहे हो। जेनिया ने कड़ी नजर से उन दोनों को देखा जो शादी वाली बात को खूबसूरती से घुमा चुके थे। जावियर, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, बस बात खत्म। जेनिया ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए जावियर को देखते बहस शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी। जावियर पुरसुकून से तासुरत के साथ कुर्सी से उठ गया, जैसे इससे पहले से अंदाजा हो जेनिया भी हर माँ की तरह आखिर में ऐसा कुछ कहेगी। मॉम, आप अच्छे से जानती हैं मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं, बाकी जो आपने करना है कर लें, मुझे फिर बता दीजिएगा। वो कुर्सी के पर से लटकता कोट उठाकर इत्मीनान से कहता ऑफिस के लिए रवाना हो गया और सिकंदर साहब को भी जल्दी आने का कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे नफूसो जितने हैरान हो सकते थे उतने हैरान हुए। इसको कोई जरूर नया टेंडर मिला होगा। जूस से भरा गिलास मुंह से लगाते इसे खाली करके अमन भी अपनी जगह से उठ गया और अपना ऑल ओवर बाजू पर डालता घर से निकल गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जावियर ने कोई एहतजाज नहीं किया? जेनिया ने हैरत से सिकंदर को देखा। वो हंस दिए।
फिक्र नहीं करो बेगम, पिछले दिनों से ऑफिस में कुछ मसाइल चल रहे थे, अब सब ठीक है। बस ये नूरिया से शादी के लिए राजी हो जाए तो पाकिस्तान चलते हैं, वहीं जाकर सब करेंगे। बिजनेस तो काफी हद तक वहाँ शिफ्ट हो गया है, घर भी खरीद लिया है मैंने। जावियर मान गया पाकिस्तान जाने पर? दर्दाना बेगम ने सिकंदर से सवाल किया जो बाहर जाने लगे थे, क्योंकि जाविया यकीनन उनके इंतजार में खड़ा होगा। जावी को कोई एतराज नहीं था। आमिन नहीं जाना चाह रहा था लेकिन मना लिया है उसको भी। बेफिक्र रहें और यहाँ से चलने की तैयारी भी। सिकंदर चले गए तो ज़ेनिया ने थकी थकी सी सांस हवा में ख्वाहिश करते इर्द गिर्द अपने घर को देखा। ये सब छोड़कर पाकिस्तान जाने पर उनका दिल किसी सूरत राजी न था, मगर जाने बाप और बेटे को क्या शौक चढ़ा था। ठक 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 मुसलसल बजते दरवाजे ने उसकी नींद में खलल पैदा किया। मुंडी मुंडी आंखें खोलकर उसने दरवाजे को देखा, फिर दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर गई, मगर फिर दरवाजे के साथ साथ उसका फोन भी बजने लगा। ओफो! खौफ ज्यादा होती वो किसी ज़ोंबी की तरह उठ बैठी, बाएं जानिब हाथ बढ़ाकर छोटी सी साइड टेबल से चिंघाड़ता हुआ फोन उठाया और एक नजर टेबल की दूसरी जानिब पड़े सिंगल बेड पर नजर डाली, जो आज भी खाली था। इसे किसी रूममेट का शिद्दत से इंतजार था। हॉस्टल के अकेले कमरे में रहते हुए इसे खौफ होती थी। स्क्रीन पर जगमगाता रूमी का नाम देखा और कॉल अटेंड की। बजता हुआ दरवाजा भी खामोश हुआ तो वो दोबारा लेट गई। हेलो, वो आंखें बंद करती बोली तो दूसरी तरफ से रूमी को आवाज गूंजी। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारी आवाज क्यों मुर्दों जैसी हो गई? उसकी नींद से भरी भारी आवाज पर रूमी ने कहा तो नींद में डूबी मोमल ने मुंह बनाया। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह कॉल की है? मोमल ने सवाल किया तो मोबाइल स्पीकर के साथ साथ दरवाजे के इस पार से भी हल्की सी आवाज आई। दरवाजा खोलो, बाहर खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर मोमल दोबारा उठ बैठी और बगैर जवाब दिए कॉल काटती बेड से उतरी। रूमी और मोमल की दोस्ती इस एक हफ्ते में बहुत ही अच्छी हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मोमल का दोस्ताना रवैया और अपनायत का एहसास दिलाना था। रूमी चाहकर भी खुद को इसके क्लोज होने से रोक ना सकी। मोमल ने दरवाज़ा खोला था और रूमी ने गहरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मोमल ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया। सफ़ेद टी शर्ट जो ब्लैक पैंट के अंदर थी, उसके ऊपर सफेद ही टाइज तक आती हल्के से कपड़े की सीट रो बटन अप शर्ट जिसके बटन खुले थे। होठों पर लाल गहरी लिपस्टिक और ब्लैक स्नेकर्स पहने, यकीनन वो यूनिवर्सिटी से इसकी तरफ ही आई थी। तुम्हें ब्लैक रंग कुछ ज्यादा नहीं पसंद? मोमल जमाई रोक कर वापस पलटी तो रूमी कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद किया। हाँ, ब्लैक कलर में मेरा रंग गोरा लगता है, रूमी ने बालों को झटका देकर एक अदा से कहा तो मोमल ने अंगड़ाई लेते हुए सोए हुए असाब जगाने की कोशिश की। इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई खैरियत? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी, साथ में रूमी को बैठने का भी इशारा किया। सुबह सुबह 10 से ऊपर का टाइम हो रहा है। रूमी ने नफीस घड़ी वाली कलाई उसके चेहरे के बिल्कुल सामने की तो मोमल ने हाथ मारकर उसे परे किया। सुबह नहीं तो इसे रात कहते हैं। नहीं, मैं अगर मेरी सुबह तो 6 बजे किसी पुरसुकून सी जगह पर बैठकर योगा करने के बाद वो आज आम दिनों की निस्बत काफी फ्रेश नजर आ रही थी। मोमल ने एक बार फिर जमाई ली तो रूमी ने गौर से उसे देखा। आंखें नींद में बुरी तरह डूबी हुई थी। चंद लम्हे अगर कमरे में खामोशी रहती तो यकीनन उसने बैठे बैठे ही सो जाना था। इतनी नींद क्यों आ रही है तुम्हें? वैसे ही बस तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मोहम्मद उठकर वॉशरूम चली गई थी तो रूमी ने कमरे का जायजा लिया। वो आज दूसरी बार इसके हॉस्टल से रूम में आई थी और आज कमरा काफी सेट था, जगह जगह इसकी चीजें पड़ी थी। फिर इसकी नज़र 2 सिंगल बेड्स के दरमियान पड़ी साइड टेबल पर रखे फ्रेम पर गई। पिछली बार जब वो आई थी तो ये फ्रेम वहाँ मौजूद नहीं था। वो अपनी जगह से उठकर बेड की दूसरी तरफ गई और फ्रेम को उठाकर बैठ गई। हदीद और मोमल के साथ नजर आने वाला वो शख्स मोमल का भाई तो कहीं से भी नहीं लगता था, बल्कि वो हुलिये से किसी गांव का बस्ती का सरदार मालूम होता। मोमल तो जिस तरह इसकी तारीफ किया करती थी, उन्हें सुनकर रूमी के जहन में उसका जो खाका अश्मीर का बना था वो इस तस्वीर से मुख्तलिफ था, मगर वो फिर भी भला का पुरकशिश था। वो बड़े एहतमाम से उस तस्वीर को देख रही थी। शायद ये अश्मीर नहीं बल्कि कोई और हो, मगर ये तो हदीद है। रूमी ने उसकी गोद में बैठे हदीद को देखा, जिसकी तस्वीर उसे मोमल ने पहले दिखाई थी। वो गौर करने पर अश्मीर जैसा ही था, रंग साफ और सफ़ेद थी। वो अश्मीर से ज़्यादा प्यारा था। अपनी सोच पर वो खुद ही हंस दी और फ्रेम को उसकी जगह पर वापस रखा। ये हॉस्टल के सबसे बड़े कमरों में से एक था। हॉस्टल के ऑनर के साथ अश्मीर के ताल्लुकात अच्छे थे। यही वजह थी कि जो सहूलत वहाँ रहने वाले हर शख्स को मैसर ना थी, वो सहूलत मोमल को मैसर थी।
खास कर मिनी फ्रिज और इलेक्ट्रिक स्टोव की। वो लोग इतने मिडिल भी ना थे, मगर पैसा होने के बावजूद इसके आम से हुलिये को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इसके पास ज़्यादा पैसा होगा। रूमी और अपने लिए चाय बनाई, कैफ़े से अंडा पराठा भी मंगवा लिया। अब वो दोनों बेड पर बैठती जब मोमन ने एक बार फिर जमाई को रोका। तुम सारी रात सोई नहीं? रूमी ने चाय का कप होठों से लगाया। अंडा पराठा खाकर अपनी डाइट खराब नहीं कर सकती, मगर चाय भी बिल्कुल शुक्र थी। सोई हूँ फजर से पहले। रूमी ने हैरत से उसे देखा। कौन उड़ा ले गया तुम्हारी नींदें? वो शरारतन बोली। मेरी किताब फ्रूटी रोलर्स ऑफ लव। मोमल की बात सुनकर रूमी ने आंखें घुमाई। पिछले एक हफ्ते से वो रोजाना ही कोई नई किताब पढ़ रही थी। ये तुम्हारा भाई है? उसकी नज़र दोबारा फ्रेम पर गई तो सवाल करने से खुद को रोक न सकी। हाँ, ये अश्मीर भाई हैं, मेरा सब कुछ, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। रूमी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके बहन भाई में बहुत प्यार था। काश उसके साथ भी कोई होता, वो सोचकर रह गई। मैं कुछ पूछना चाह रही थी, समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। रूमी ने कुछ झिझक कर सवाल किया तो मोमल ने चौंक कर उसे देखा। अरे पूछो यार, तुम मुझसे क्यों भी पूछ सकती हो, वो अपने मखसूस अंदाज में नरमी से बोली। तुम्हारे वालिदैन का पूछ रही थी मैं। रूमी के सवाल पर मोमल ने नाश्ता करते इस बात में ऐसे हिलाया जैसे अंदाज़ा हो वो यही पूछेगी। मेरी पैदाइश के दौरान मामा का इंतकाल हो गया। तुम समझ लो कि मौजज़ा था मेरा बच जाना। वो हल्की सी मुस्कुराहट पर मजीद गोया हुई। अश्मीर भाई और मेरी परवरिश दी जान यानी दादी ने की है। बाबा दादी जान तमाम रिश्तेदार अश्मीर भाई के साथ रियासत नगर होते हैं। मोमल के तफसीली जवाब पर रूमी ने महज सर हिलाया। क्या करता है अश्मीर? वो दिल में आने वाला सवाल ज़बान पर ले आई। खेत है हमारे बहुत ज़्यादा, शहर में दुकानें भी हैं किराए पर और बिजनेस भी सेट कर रहे हैं भाई लाहौर में। रूमी ने होठों को ओ की शेप दी। और हदीद की मामा? मोमल ने सर नफ़ी में हिलाया था। पूछो ही मत उसका तो, फिर कभी बताऊंगी। रूमी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर मुतज्जिस होते हुए भी कुरेदने की कोशिश न की। अमीन, पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हो? वो पेशेंट के पास खड़ा सिरिंज में इंजेक्शन भर रहा था जब डॉक्टर इरहान ने मुखातिब किया। जी हाँ, आखिरी 2 हफ्ते हैं इधर मेरे। वो अब सिरिंज को ड्रिप में लगा चुका था। डॉक्टर इरहा की आंखें फैली। 2 हफ्ते? वो हैरत की ज़्यादती से चिल्ला उठी। अमीन और स्ट्रेचर पर लेटे पेशेंट दोनों ने चौंक कर उसे देखा। वो दोनों इस वक्त उर्दू में बात कर रहे थे। अमीन को इसकी हैरत से हंसी आई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 2 हफ्ते। ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप जा सकते हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं। वो पहले इरहा और पेशेंट से मुखातिब होता इमरजेंसी वार्ड से निकलकर रिसेप्शन पर आया और वहाँ खड़ी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने वो फाइल अमीन को थमा दी जो कुछ देर पहले वो उसके पास रखवा कर गया था। कहीं बैठ जाएं अगर तुम्हारे पास वक्त है तो, इसके पीछे पीछे चलती इरहा ने कहा। अमीन ने कलाई सामने करते वक्त देखा। ज़रूर, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। वो दोनों आगे पीछे चलते एक वेंडिंग मशीन के पास आए। आमीन ने मशीन में 2 कॉइन्स डालते काफ़ी के 2 कप निकाले और एक इरहा की जानिब बढ़ाया। फिर दोनों एक वार्ड के बाहर बड़े बेंच पर बैठ गए क्योंकि 5 मिनट तो कैफ़े जाने में ही लग जाने थे। क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? बैठते ही इरहा ने सवाल दागा। क्योंकि वही मेरा घर है। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरी पैदाइश वहीं की है। जब मैं 7 साल का था, यानी 20 साल पहले यहाँ आया था। तो अब वापस जाने की क्या वजह? जब 20 साल यहाँ गुजार लिए तो बाकी की ज़िंदगी भी गुजार लो। वो इसके जाने का सुनकर उदास हुई थी और परेशान भी लग रही थी। नहीं, बस बाबा और जावी वापस जाना चाहते हैं और फैमिली के बगैर मैं यहाँ नहीं रह सकता। कॉफ़ी का सिप लेते उसने कंधे उचका दिए। परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ? परेशान नहीं हो रही, मगर उदास हो रही हूँ। अमीन के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। मत हो उदास, तुमने भी तो वापस जाना ही था। हाँ, तो अभी थोड़ी ना जाना, मेरे पास जाने में 1-1.5 साल बाकी है अभी। वो 1-1.5 साल यहाँ कैसे गुजारूंगी? अब ये ख्याल आती मेरा दिल मज़ीद उदास हुआ। गुजर जाएगा 1-1.5 साल भी। वो वैसी ही कॉफ़ी का सिप लेता इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हारा तो बहुत आसानी से गुजर जाएगा, मगर मेरा नहीं गुजरेगा ना। उसने कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप टेबल पर रखते भौवें सुकड़ कर इज़्तिराब की कैफियत में कहा था। अमीन ने चौंक कर उसे देखा। इरहा, वह कहाँ रुकता है? उसने गुजरना है, गुजर जाएगा। हाँ आई नो, तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी मगर ठीक हो जाओगी। वो इसे हल्का फुल्का करना चाह रहा था। वो नहीं भी कहती तो अमीन को अंदाज़ा था कि पिछले 2 सालों से इस हॉस्पिटल में एक साथ काम करते इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। और यकीनन अमीन के अचानक चले जाने के बाद यहाँ इसका दिल न लगता। अमीन खुद भी जानता था कि पाकिस्तान जाने के बाद इरहा की कमी रहनी ही रहनी थी, मगर फिर भी अमीन,
तुम अभी मत जाओ ना, मेरे साथ वापस चल लेना, वो मशवरा देती हुई बोली। नहीं, मैं बाबा और दादू से ये कह चुका हूँ। बाबा तो फिर भी मान गए थे, मगर दादू बहुत उदास हो रही थी और मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। इरहा खामोश हो गई। हकीकत तो ये थी कि अब वो खुद भी पाकिस्तान जाना चाहता था। जाने के लिए वजह थी उसके पास, वो नूरिया के करीब होना चाहता था। डॉक्टर इरहा, आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बच्ची मत बने, सारी ज़िंदगी तो हमने एक साथ काम नहीं करना था ना, रिलैक्स रहो यार। वो इसके चेहरे पर छाई उदासी देखता उसका मूड बेहतर करना चाह रहा था, मगर इरहा वैसे ही तासुरात के साथ बस जायका से कॉफ़ी मुश्किल हालत से उतारने लगी। लाउंज में इस वक्त खामोशी थी। दुर्दाना बेगम, ज़ेनिया और सिकंदर एक सोफे पर बैठे थे, जबकि मुकाबिल सोफे पर अमीन और जावियर बैठे थे। सिकंदर ने ज़रूरी बात की गर्ज से सबको इकट्ठा किया था। जावियर, हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। सिकंदर का इशारा समझते हुए उसके रद्द अमल को पश से पश डालते ज़ेनिया ने बात की शुरुआत की। इतनी ये जल्दी? कौन सी लड़की ढूंढ ली है आपने? वो हाथ में पकड़ा मोबाइल साइड पर रखकर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अम्मी बताएंगी। ज़ेनिया ने दुर्दाना बेगम को आगे करना चाहा तो वो भुखला गई। मैं क्या बताऊंगी? अरे भाई, सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि आमीन और जावियर मुतज्जिस हुए। क्या हो गया है? ऐसी कौन सी बला ढूंढ ली है कि बताया नहीं जा रहा आप लोगों से? जावियर ने बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे। अमीन को सूरत हाल दिलचस्प लगी। सिकंदर ने गला खंकारा। जावियर, हम तुम्हारी शादी नूरिया से करवाना चाहते हैं। वो दोनों बेहसस हरकत सिकंदर को देखे गए। जीनिया ने जावियर के रद्द अमल का सोचते दिल थाम लिया था। जाने वो क्या कहेगा अब। क्या? वो शौक की कैफियत में बोला था। इसे अपनी समातों पर यकीन न आया। नूरिया से मेरी शादी? वो सदमे से सवाल करता तस्दीक चाह रहा था कि उसने जो सुना था वो ठीक सुना था। हाँ भाई, नूरिया। और क्या मस्जिद में ऐलान करवाएं जाकर? दुर्दाना बेगम ने नागवारी से उसे देखा। जावियर का तो सर ही चकरा गया। आप लोगों को अंदाज़ा भी है क्या कह रहे हैं? अच्छे से अंदाज़ा है, और ये फैसला हमने बहुत समझ के लिया है। तुमने कहा था जो करना है करें, फिर मुझे बता दीजिएगा। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ और तुम्हें बता रही हूँ कि तुम नूरिया से ही शादी करोगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। सैनिया के तहम काना अंदाज पर वो सुलग उठा। मामा, आप ये, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। उसे अपना दिमाग ऑफ होता महसूस हुआ। जावियर, इतने रिएक्ट मत करो। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं था इस बात का। सिकंदर साहब के कहने पर उसने हैरत से अपने बाप को देखा। वो क्यों ऐसे अंदाजे लगाने लगा? उसकी सोच में दूर दूर तक नूरिया तो कहीं नहीं थी। व्हाट? मुझे अंदाज़ा? ये क्या मजाक है? आपने सोच भी कैसे लिया इस गरीब लड़की से मैं शादी करूँगा? वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर डाले। जबरे सख्ती से बीचे वो सुर्ख चेहरे से उन्हें देखने लगा। जावियर! सिकंदर साहब की तेज़ बरहम आवाज़ पर ज़ेनिया का हाथ बेइख्तियार उनके कंधे पर गया था। जावी, आराम से बात करो। दुर्दाना बेगम ने उसे डपटा तो वो उनको देखकर रह गया। तुम होते कौन हो उसके बारे में यूं बात करने वाले? खुदा ने अगर तुम्हें इतनी दौलत दी है तो दूसरे को हकीर समझोगे तुम? वो शोलाबाज नज़र से उसे देखकर बोले। सिकंदर के गजबनाक तेवर देखता ना चाहते हुए भी वो वापस बैठ गया। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, तुमने ये फैसला सबके सामने अपनी माँ पर छोड़ा था और अब तुम्हारा एतराज़ किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करो, पाकिस्तान जाते ही तुम दोनों की शादी होगी। बात ख़त्म। वो सख्त लहजे में उसे इरादों से आगाह कर रहे थे। जावियर के तने हुए एहसाब मज़ीद तन गए थे। किस तरह की ज़्यादती है ये? उस लड़की का मुझसे कोई मैच ही नहीं है और आप लोग उसे मेरी बीवी बनाने चले हैं। इससे ज़्यादा बुरी लड़की नहीं मिली थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाता उठा था। बस नहीं चल रहा था उस लड़की को बालकनी से बाहर फेंक दे। साथ खड़ा करके तो देखो उसे, पूरी कायनात सदके जाएगी। दुर्दाना बेगम की बात सुनते उसने सर हाथों में गिरा लिया। जावियर, मसला क्या है उसमें? खूबसूरत है, समझदार है, कम उम्र है, पढ़ी लिखी है, इतनी ज़्यादा नहीं भी है तो अब पढ़ लेगी, इतना ताबदार बच्ची है, बुराई ही क्या है? ज़ेनिया को उसके गुण गाता देखकर वो चंद लम्हे तो कुछ कह न सका। इतनी तारीफ तो ज़ेनिया के मुँह से कभी अपने लिए न सुनी थी। एक काम करें, उसकी तारीफ़ों की लंबी सी लिस्ट बनाकर मुझे दे दें। वो कड़क कर बोला तो ज़ेनिया ने तासुब से उसे देखा। जब एक फैसला हो चुका है तो बिला वजह की बहस में क्यों पड़ रहे हो? सिकंदर ने मुश्ताइल होकर उसे देखा। क्योंकि मुझे नूरिया से शादी नहीं करनी। उसने अटल लहजा अपनाया। वो इस लड़की से शादी कैसे कर सकता था जो पहली नज़र में ही उसे बुरी लगी थी? वो हसीन हो या हूर परी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उससे ज़्यादा हसीन देख चुका था वो। जावी, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। आज के दौर में ऐसी सुलझी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? आजकल तो लड़कियां रिश्तों को लात मारकर चली जाती हैं।
टिकती ही नहीं और इनकी नज़र सिर्फ पैसों पर होती है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि नूरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी हो। अगर तुम्हें मेरी ख्वाहिश का पास भी नहीं रखना तो फिर जो जी चाहे वो करो, नाराज़गी से कहती दुर्दाना बेगम उठ खड़ी हुई। जाविया हक्का बक्का रह गया। वो भी तो पैसे देखकर ही यहाँ टिकी हुई है, मासूम तो नहीं है वो सिर्फ सोचकर रह गया था। ये बात ज़बान पर लाते वो दोबारा किसी बहस में पड़कर उसे हार नहीं सकता था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कामयाब बिजनेसमैन चाहकर भी इन तीनों नफूसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अजीब ब्लैकमेलिंग थी इनकी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना मेरी जिंदगी में आने का, सर्ट लेजे में कहता वो लंबे डाक भरता अपने कमरे में चला गया। जीनिया सर नफी में हिलाती उड़ गई और सिकंदर भी किसी कॉल पर बात करते बाहर की तरफ गए थे और फिर वो रह गया था पत्थर का मुजस्समा। सब समझकर भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। इतना बुरा क्यों लग रहा था उसे ये सब? वो तो सिर्फ दोस्त थी। फिर उसका नाम जावियर के साथ सुनकर उसे तकलीफ क्यों हो रही थी? नूरिया सिर्फ दोस्त थी उसकी शायद। अम्मी की कॉल आई थी मुझे और उन्होंने आपकी बहुत शिकायत लगाई थी। अश्मीर के कॉल अटेंड करने पर वो बोली थी, मुमल तुम अम्मी की बात मत सुना करो और मुझे भी मत सुनाया करो। अंदाज मसरूफ सा था। मगर मैं सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी। भाई क्यों बिला वजह की जिद लगा रहे हैं आप? हदीद का ही ख्याल करें, वो बच्चा है, आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुमल प्लीज, मैं नया लेक्चर नहीं सुनना चाहता। अम्मा अब्बा काफी हैं उस काम के लिए। अब एटलीस्ट तुम तो बातें मत करो। आजिज हो गया हूँ मैं शादी का सुनकर। कहने की जरूरत थी नहीं क्योंकि उसके लहजे में मोहम्मद अश्मीर की आजिज़ी का अंदाजा लगा सकती थी। भाई हदीद का सोचे, वो बच्चा है, उसको माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। अम्मी कब तक उसका ख्याल रखेंगी? अब उन्हें ज़रूरत है कि हदीद के साथ साथ उनका भी कोई ख्याल रखे। मैं हॉस्टल होती हूँ तो हदीद किसी के हाथों में नहीं आता और मैं इसके पास जाऊं तो वो नॉर्मल हो जाता है। उसका यही मतलब हुआ है। उसको ज़िंदगी में अपनी माँ की कमी महसूस होती है। एक बच्चे को माँ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है। वो कहता नहीं, पर उसका चेहरा बयान करने को काफ़ी है कि उसे माँ चाहिए। आप अपनी खुद अर्जी से निकलकर सोचें। शादी ना करें तो उसे ढूंढने की ही कोशिश कर लें एटलीस्ट। मोहम्मद का जब जवाब दे गया था उसने अच्छी तरह अश्मीर को सुनाई, मगर उसके इत्मीनान में ज़रा बराबर कमी ना आई। अभी अम्मी उसका ख्याल रख रही हैं ना, तो मुझे बिला वजह शादी करने की ज़रूरत नहीं। एक तजर्बा काफ़ी था। अब बीवी नहीं चाहिए मुझे और ना ही मैं ऐसे ढूंढूंगा। तो ये ख्याल जहन से निकाल दो। भाई खुदा का नाम ले, दुनिया इस औरत पर ख़त्म नहीं होती कि आप इस तरह की बातें करें। आपको बेशक बीवी की ज़रूरत नहीं है, मगर आपके बेटे को एक माँ की ज़रूरत है। खुदारा उसे ढूंढें। अगर नहीं ढूंढना तो बस फिर आप दूसरी शादी करें, आपको करनी होगी। अपनी कहकर उसकी कोई बात सुने बगैर मोमल ने फ़ोन खट से बंद कर दिया था। नूरिया बेटा अंदर आ जाओ। वो जो अभी अभी चेंज करके आड़ी तिरछी बेड पर लेटी थी, जेनिया की आवाज़ पर झट से सीधी हुई। अरे आंटी, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर है। इसकी बात पर जीनिया मुस्कुराई थी। सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है और घर को अपना मानो ना मानो, कमरा तो तुम्हारा ही है ना। जी आंटी। इनकी खुलूस पर शर्मिंदा होती वो इतना ही कह सकी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? बेड पर उसके पास बैठते उन्होंने तहमीर बांधी तो नूरिया ने फौरन सर इनकार में हिलाया। बिल्कुल भी नहीं, मैं बस वैसे ही बैठी थी, सोच रही थी दादू के पास चले जाऊं। अम्मी तो सो गई हैं, अभी उनको देखकर आई हूँ। जेनिया के बताने पर नूरिया ने दोनों बहुएं उचकाकर होठों को ओ की शेप दी। खैर, आपने कुछ कहना था? दिल में आने वाला सवाल जबान पर ले आई तो जेनिया ने सर हिलाया। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहें आंटी। नूरिया मौसूफ हुई। घुमा फिरा कर क्या बात करूं? देखो बेटा, हम तुम्हारे भले का सोचेंगे और तुम्हें खुद से अब दूर नहीं कर सकते। कल को तुम्हारी शादी भी हुई तो हमें फ़िक्र रहेगी। तुम्हारी चाहे जितना भी अच्छा रिश्ता हम देख लें, लेकिन अपनी बेटी की फ़िक्र तो रहती है ना। ज़ैना ने कहना शुरू किया। घुमा फिरा के तो नहीं, लेकिन वो उसको घुमा रही थी। नूरिया शादी की बात सुनते चंद लम्हे तो खामोश हो गई थी। उसने कहाँ सोचा था अभी इस बारे में। उसे तो पढ़ना था, पढ़ाई ना भी करती आगे तो जॉब करनी ही थी। लेकिन वो लोग अपने नहीं थे। इनके इनगनत एहसानात थे उसके सर पर। वो इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने पहले तस्दीक करना ज़रूरी समझा। आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? ज़ेनिया ने अपना सर असबाब में हिलाया। लेकिन तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, मगर तुमने उसकी कमी पूरी की है। हमने जो फैसला तुम्हारे लिए किया है वो गलत नहीं है। नूरिया ने होंठ चबाया।
ज़ेनिया की इतनी मोहब्बत पर तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, दरअसल वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। हिम्मत ही कहाँ थी कुछ कहने की। बोलो बेटा, तुम्हें पूरा हक है इनकार करने का। ज़ेनिया ये कहना नहीं चाहती थी, मगर वो इसके साथ ज्यादती भी नहीं कर सकती थी। नहीं नहीं, इनकार नहीं कर रही मैं। अगर आपने मेरी शादी का फैसला किया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं आगे पढ़ना या जॉब करना चाहती हूँ। रवानी से कहते ही वो आखिर में हर बार की तरह झिझक का शिकार हुई। किसी ने सच ही कहा था, सर पर माँ बाप का साया ना हो तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। उनके एहसानों तले दब कर इसके लिए भी उस घर में सांस लेना और ख्वाहिशात का इजहार करना दुश्वार था। अरे इसकी फिक्र तुम मत करो, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है कि सब छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाओगी। जो मर्जी करना चाहो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। नूरिया के होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभरी। फिर ठीक है, आपने कोई फैसला किया है तो वो बेहतरीन ही होगा। नूरिया अंदर तक पुरसुकून हुई थी। एक तरह से ये भी खुशी की बात थी कि वो मजीद उन लोगों के एहसान नहीं लेगी। वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उनको लुटा देगी। माशाल्लाह मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता था कि तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ अब तुम। जावियर से भी हमने बात कर ली है, वो भी राजी है। शुक्र है हमारे दिल की मुराद पूरी हुई। सिकंदर तो बहुत खुश होंगे। नूरिया के कहने पर वो अपनी पूरी बात कहना भूल गई थी और खुशी से फूले ना समाई, जबकि जावियर के जिक्र पर नूरिया ठटकी और नासमझी से ज़ेनिया को देखा। मैं अभी जाके ये खुशखबरी तुम्हारे अंकल को देती हूँ कि उनकी बहू भी राजी है, वो इसके पास से उठती हुई बोली थी। नूरिया हद दर्जा कंफ्यूज सी होती। जावियर बहू का राजी होना, उसका दिमाग जैसे चकरा गया। अरे आंटी एक मिनट। नूरिया ने फौरन से उनका हाथ पकड़ते उन्हें रोका। पूरी बात तो बताएं, मैं समझी नहीं। क्या जावियर के साथ कोई दोस्त हैं जिससे आप मेरा रिश्ता पक्का कर रही हैं? नूरिया ने आंखों में उलझन लिए उनकी जानिब देखा तो ज़ेनिया ने जैसे अपना माथा पीट लिया। लो भला क्या कह रही हो? अरे हाँ सच में, मैंने तुम्हें पूरी बात तो बताई ही नहीं। ज़ेनिया सिर पर हाथ मारती वापस बैठ गई। वो हम जावियर से शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहू बनाना चाहते हैं। सिकंदर की बहुत ख्वाहिश थी और फिर अम्मी को भी तुम इतनी अच्छी लगी, वो भी यही चाहती हैं। और मैं, वो अभी कुछ बता रही थी मगर नूरिया जैसे फतरा सी गई थी। उसने बेयकीनी की कैफियत से सामने बैठी ज़ेनिया को देखा, जिनके चेहरे से ही उनकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। तुम्हें एतराज़ है क्या? न जाने क्या कुछ कहने के बाद उन्होंने नूरिया के तासुरात नोट किए तो सवाल करने लगी। आंटी मैं जावियर ये कैसे? नूरिया का दिमाग इस कदर चकरा गया था, वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ज़ेनिया को उसकी कैफियत पर बेइख्तियार ही हंसी आई थी, जैसे वो फौरन छुपा गई। मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाह रही हो, मगर नूरिया, जावियर बहुत अच्छा है। वो बज़ाहिर बहुत संजीदा नज़र आता है, मगर उसको जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हें एहसास होगा अपने करीबी रिश्तों के लिए वो बहुत ज़िंदा दिल है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन है। हम चार घरों के अलावा उसकी और किसी से नहीं बनती। वो शुरू से ऐसा ही है, लेकिन जब तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ेनिया नहीं जानती थी वो जावियर के बारे में क्या सोचती है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो कम से कम मनफी ना सोचे। उनकी सारी बातें सुनने के बाद नूरिया ने एक गहरा सांस भरा। मैं ऐसा नहीं कह रही थी वो बुरे हैं, लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करते और मैं हैरान हूँ कि वो कैसे मान गए। वो अभी बोल ही रही थी जब ज़ेनिया ने उसकी बात काटी। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं, उसको तुम बुरी नहीं लगती, मगर जावियर थोड़ा अजीब है लड़कियों के मामले में। वो लड़कियों पर यकीन नहीं रखता इतना ज़्यादा। उसे लगता है जैसे हर कोई, यानी हर लड़की अपना फ़ायदा निकालती है अमीर लड़कों से। और तुम जानती हो आजकल लड़कियां कितनी आज़ाद ख्याल होती हैं, बजाय हर बड़ी मासूम नज़र आती हैं, लेकिन दर हकीकत तो होती नहीं है। उसने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, तो इसलिए उसकी सोच थोड़ी ऐसी है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो एक बार तुम्हें अच्छे से जान लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो मोहब्बत करता है तो बहुत ज़्यादा करता है, और तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारा तो दीवाना हो जाएगा वो। बखौर उनकी सारी बात सुनती नूरिया उनकी बात पर छम गई और मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर अभी भी कुछ उलझन और परेशानी सी थी, जैसे इतने तफसील सुनकर भी उसे तसल्ली ना मिली हो। और जावियर, वो राज़ी हो गया क्या? उसने कुछ हैरानगी से सवाल किया। राज़ी कैसे ना होता, इतनी प्यारी लड़की हो तुम, और अगर तुम जावियर से डर रही हो तो मत डरो। बच्चा मेरा जल्लाद थोड़ी है। उसका जोर सिर्फ ऊपर ऊपर से चलता है, और अभी तो तुम्हारी अमीन से बनती है और जावियर से नहीं। लेकिन जब तुम दोनों की शादी होगी तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर जब औलाद होगी तो वो और भी तुम्हारे करीब रहेगा। ज़ेनिया ने उसको मज़ीद पुरसुकून करना चाहा, और वो इतना पुरसुकून करने को आई कि नूरिया खुजल हो गई। वो तो अभी से 2 साल आगे का वक्त खुद भी देख रही थी और उसे भी दिखा रही थी। आंटी बस करें,
ان کی آخری بات پر نوریہ نے گھبرا کے ٹوکا۔ زینیہ نے اس کے تاثرات دیکھ کے کہکا لگا گئی تو اسے بھی ہنسی آ گئی۔ نوریہ اگر راضی نہیں ہو تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم وقت لے لو، مجھے بتا دینا بے شک بعد میں۔ زینیہ کی بات پر وہ فوراً ہی سر انکار میں ہلانے لگی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ کو جیسا ٹھیک لگے۔ وہ چہرہ جھکا کر آہستگی سے بولی تو زینیہ کے چہرے سے ایک بار پھر خوشی جھلکنے لگی۔ ماشاءاللہ، مجھے پتا تھا انکار نہیں کرو گی، اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے نوریہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ماتھا چوما تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اب تم آرام کرو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نوریہ نے گہرا سانس لیا اور سر کی پشت بیڈ کراؤن سے لگا لی۔ زاویار کو وہ نہیں جانتی تھی مگر اسے اندازہ تھا وہ کس طرح کا شخص ہے۔ اس نے تو اپنے لیے ہمیشہ امین جیسا شخص کی خواہش کی تھی۔ وہ خود بھی زندہ دل تھی اور ہم سفر بھی زندہ دل ہی چاہتی تھی، لیکن زینہ نے کہا تھا کہ وہ اپنوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو کیا وہ اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جائے گا؟ اس اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔